हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेन मतलब क्या। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, change in dimension change in dimension to the original dimension to the original dimension. Strain is defined as change in dimension to the original dimension. अभी इसमें देखिए हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, सेकेंड ऑप्शन है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, थर्ड ऑप्शन है चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, और लास्ट ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर है एनी ऑफ द अबव। मैक्सिमम बच्चों को लग रहा होगा कि स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि स्ट्रेन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे जो दिया गया है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये भी एक टाइप का स्ट्रेन है, लेकिन ये कौन सा स्ट्रेन है? इसको कहते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर ऐसा पूछते क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या, तो हो जाता चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी ये जो था चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, मैक्सिमम हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, और सब लोग इसे ही टिक कर देते हैं अगर आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? सिर्फ स्ट्रेन पूछा है। तो स्ट्रेन के लिए सभी ये स्ट्रेन के टाइप्स ही है। तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इसे कहते हैं हम लीनियर स्ट्रेन। इसे क्या कहते हैं हम? लीनियर स्ट्रेन अलोंग द लेंथ होता है। और ये जो थर्ड टाइप है चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब इसमें एरिया आया, इसे हम कहते हैं एरियल स्ट्रेन। इसका नाम क्या है? एरियल स्ट्रेन। तो ये तीन टाइप के स्ट्रेन है। हमें सिर्फ पूछा गया था कि स्ट्रेन मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी वन ऑफ द वो, एरियल स्ट्रेन भी, लीनियर स्ट्रेन भी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेन पूछे थे, लीनियर वॉल्यूमेट्रिक ऐसा कुछ नहीं पूछे। वॉल्यूमेट्रिक पूछते तो ए आंसर करेक्ट हो जा रहा, लीनियर पूछते तो बी आंसर करेक्ट हो जा रहा, एरियल पूछते तो सी आंसर करेक्ट हो जा रहा। लेकिन सिर्फ स्ट्रेन पूछे इसलिए चारों भी आंसर हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। यंग्स मॉडुलस मतलब क्या है? तो देखिए यंग्स मॉडुलस को ही हम दूसरा नाम क्या है? यंग्स मॉडुलस को ही हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर ई से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ई से हम उसे डिनोट करते हैं, वो होता है स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। हुक्स लॉ पर से रिलेशन आया है, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कौन सा चाहिए हमें? तो स्ट्रेस होगा लॉन्जिट्यूडनल, और स्ट्रेन भी कौन सा होगा? लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल मतलब ये हमारा जो लीनियर डायरेक्शन में होता है उसे कहते हैं हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये क्या हो गया हमारा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। उसी तरह से अब यहाँ पे क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर डी जो है वो है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। तो अगर हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछते जो कि हम जी से डिनोट करते, तो आंसर क्या हो जा रहा? शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। अगर हमें बल्क मॉडुलस पूछते तो उसका आंसर हो जा रहा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसे कहते हैं बल्क मॉडुलस। जो भी मॉडुलस होता है, मॉडुलस हमारे तीन है, जैसे कि यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। तीन मॉडुलस है, तो तीनों में भी क्या आता है? तीनों के लिए हम क्या याद रखेंगे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तीनों के लिए क्या याद रखना है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन यंग्स मॉडुलस के लिए याद रखेंगे लॉन्जिट्यूडनल, रिजिडिटी के लिए याद रखने का है शियर स्ट्रेस, और बल्क मॉडुलस के याद रखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज। तो अभी हमने देखा कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। स्ट्रेन को यूनिट होता है क्या? नहीं, स्ट्रेन को कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ भी यूज़ कीजिए। mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया की यूनिट है। स्ट्रेस होता है लोड बाय एरिया।
तो अभी यहाँ पर स्ट्रेन को तो यूनिट नहीं, मतलब हमारा ई का भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर mm स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। तो ई का भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब ही क्या, हमारी चेंज इन लेंथ। डिफॉर्मेशन का ही मीनिंग क्या है, चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमेंशन, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, चेंज इन लेंथ। पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ मतलब क्या है, हमारी लेंथ होगी ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ मतलब ये क्या होता है, हमारा लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन होता है। चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन हमारा स्ट्रेन होता है। अगर लेंथ आ जाए तो उसे कहते हैं लीनियर, वॉल्यूम आ जाए तो उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक, एरिया आ जाए तो उसे कहते हैं एरियल स्ट्रेन। यहाँ पर क्या है, लेंथ है, इसलिए हम इसे कह देंगे लीनियर स्ट्रेन। In equal and opposite forces applied to the body tends to elongate it, the stress so produced is called equal and opposite forces। सपोज हमारी एक बॉडी है, एक रॉड है, यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया P किलो न्यूटन का, ये फोर्स लगा दिया यहाँ पर P किलो न्यूटन का फोर्स दोनों साइड से इक्वल है और कैसा है, डायरेक्शन में अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट बाहर के साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये टेंसाइल टाइप का फोर्स है, इसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल फोर्स। और उसके वजह से कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कि टेंसाइल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। The material having same elastic property in all direction is called as isotropic material। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, सेम, उसे कहते हैं हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल। सपोज हमारे पास एक मटेरियल है, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट कंसीडर करे, सपोज ये 1 पॉइंट, ये 2nd पॉइंट और ये 3rd पॉइंट। सपोज इस डायरेक्शन में हम इसे कह देंगे ई x3, x डायरेक्शन में इसे हम कह देंगे ई x2, इसे क्या कह देंगे हम ई x1। तो ई x1 इक्वल टू ई x2 इक्वल टू ई x3, मतलब तीनों भी डायरेक्शन में हमारी प्रॉपर्टी कैसे रहेंगी, सेम रहेगी। मतलब देखिए इधर क्या हो जाएगा, ई y1 y डायरेक्शन के लिए, और z के लिए क्या आ जाएगा, ई z1। मतलब ई x1 इक्वल टू ई y1 इक्वल टू ई z1, इसे कहते हैं हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल। सभी डायरेक्शन में कैसा है, सेम है, इसे कह देंगे हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल। सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और हर पॉइंट पर, मतलब फर्स्ट पॉइंट पर भी, 2nd पॉइंट पर भी और 3rd पॉइंट पर भी अगर हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर सेम होती है, मतलब ई y1 ई x1 ई z1 ये भी सेम है, ई x2 ई y2। सपोज यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन निकाल दो, y एक्सिस कह देंगे हम ई y2, सेम z एक्सिस निकाल देंगे, इसे कह देंगे ई z2। तो ये सब के सेम है, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में और हर पॉइंट पर कैसे सेम है, हर पॉइंट पर सेम है, उसे कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मटेरियल। हर डायरेक्शन में सेम है, डायरेक्शन आता है तो उसे कहते हैं हम आइसोट्रॉपिक, और हर पॉइंट पर आता है तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। और दोनों मिला के सपोज हर पॉइंट पर, हर डायरेक्शन मतलब किसी भी डायरेक्शन में लो एक्स वाई जेड, और किसी भी पॉइंट पर ले लो, सब जगह प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब सब हर जगह हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगी, ई रहेगी, ना कि ई एक्स ई वाई जेड, हर जगह कैसे रहेगी, सेम रहेगी। तो उसे कहते हैं हम होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे फर्स्ट अजम्पशन है द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, इसका मीनिंग क्या होता है। तो होमोजीनियस मतलब क्या, हर पॉइंट पर हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होती है, फर्स्ट पॉइंट पर भी, 2nd पॉइंट पर भी और 3rd पॉइंट पर भी, तीनों पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है। और हर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, तीनों भी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है। इक्वल टू से क्या कह देंगे हम ई, जो कि हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था हमें, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में, तो उससे हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। डायरेक्शन एंड ईच पॉइंट पूछा जाता तो हम कहते हैं उसे होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किस तरह से डिनोट करते हैं हम, जी से। अभी हमने देखा था
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस हम डिनोट करते हैं टाउ से टू द शियर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा हमारा बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू द अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज मोर एज कंपेयर टू द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस माइल्ड स्टील का टेंसाइल स्ट्रेस कैसा होता है, ज़्यादा होता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस मतलब यस यूटी से हम डिनोट करते हैं, यस यूटी टेंसाइल के लिए कैसा होता है, मोर होता है किससे, कॉम्प्रेसिव से। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज मोर देन अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील मटेरियल। Tensile strength of material is obtained by dividing the maximum load during the test by the, अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या पूछा उन्होंने, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यस टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम लोड। हमें तो पता है नीचे क्या आना है, एरिया, लेकिन एरिया कौन सा रहेगा, तो ओरिजिनल एरिया। यहाँ पर क्या होना हमारा, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी। The intensity of stress which causes unit strain is called as modulus of elasticity, या फिर उसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। अभी हमने देखा था E क्या होता है, E से डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यूनिट स्ट्रेस, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस मतलब सिग्मा से हम डिनोट करते हैं टू द यूनिट स्ट्रेन, उसे क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, इनमें से किसको यूनिट नहीं है, तो स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या में गिनते हैं हम, सपोज mm में, mm स्क्वायर में, या फिर mm क्यूब में। और नीचे भी क्या होता है, सपोज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, लेंथ भी mm में, चेंज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया, एरिया भी mm स्क्वायर में, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी mm क्यूब में। तो mm कैंसिल होता है, ये सब क्या होते हैं आपस में कट जाते हैं, तो इसको यूनिट होता है नहीं, नो यूनिट। स्ट्रेन एज नो यूनिट। सरफेस टेंशन को यूनिट होता है, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। बल्क मॉडुलस को भी यूनिट होता है, बल्क मॉडुलस मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन को तो यूनिट नहीं होता है, इसके लिए हम इसे स्ट्रेस का यूनिट दे देते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। सपोज हमारे पास एक रबर बैंड है जो हम यूज़ करते हैं, रबर बैंड सर्कुलर शेप में फिलहाल, और हमने दोनों तरफ से इसे क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, इलोंगेट होगा, इसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज इस तरह से हो गया है, लोड लगाया हुआ है P किलो न्यूटन का, और जिस टाइम हम जैसे ही फोर्स हटा देते, फोर्स को कैंसिल कर देते, तो ये क्या होता है, ओरिजिनल शेप में रिटर्न आ जाता है, मतलब वापस से जैसे पहले शेप में था वैसे शेप में रिटर्न आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और अगर हमने फोर्स लगाने के बाद उसने शेप चेंज किया और रिटर्न नहीं आया, मतलब जो शेप में था वही शेप में उसी तरह से रहा, तो इसे कहते हैं हम प्लास्टिसिटी, इसे कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। और ओरिजिनल शेप में वापस आने को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, रिटर्न आने चाहिए ओरिजिनल शेप में आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, इसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी। और अगर रिटर्न नहीं आता है ओरिजिनल शेप में तो उसे कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। द मटेरियल विच एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, तो उस मटेरियल को क्या कहते हैं हम, अभी हमने देखा था आइसोट्रोपिक मटेरियल। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज टू बी ड्रॉन इनटू अ स्मॉलर सेक्शन, स्मॉलर सेक्शन मतलब सपोज हमारी वायर, तो वायर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज इट टू बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर या फिर स्मॉलर सेक्शन, तो उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। और थीन शीट्स आ जा रहा, थीन शीट्स, तो उसे हम कहते हैं मैलेबिलिटी। इफ मटेरियल इज लोडेड बियॉन्ड यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, अगर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के ऊपर चले जाते हैं फिर से लोड अप्लाई करते, तो उस तब क्या हो जाता है, इट लूजेस इट्स टेंडेंसी टू रिटर्न द ओरिजिनल शेप। एक बार हमने इलास्टिक रीजन क्रॉस कर दिया, अभी देखिए हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस तरह से होती है।
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से होती है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। उसमें हमें पता है ये जो रीजन होता है इतना, तो ये कौन सा रीजन है, यहाँ से आता इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। और ये जो बाकी का रीजन होता है, ये पूरा जो होता है ये, इसे हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। बाद का जो रीजन होता है उसे प्लास्टिक रीजन, क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यहाँ पर होता है हमारा इलास्टिक लिमिट, ये होता है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, ये होता है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट, होता है अल्टीमेट पॉइंट, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट होता है। ये होता है हमारा फ्रैक्चर या फिर ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पर हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। तो कभी कभी इस डायग्राम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट क्या डिनोट करता है, तो यहाँ पर होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, ये होता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, और यहाँ तक जो होता है ये हमारा इलास्टिक रीजन। अब देखिए, अगर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के अबोव चल जाता है, बियॉन्ड चले जाता है, मतलब अपर यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड चले जाता है हमारा कर्व, तो तब क्या हो जाता है, वो प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाता है। और अभी हमने देखा था इलास्टिक प्रॉपर्टी और प्लास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि अगर इलास्टिक रीजन में ही है वो और हम फोर्स निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वापस रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप, वापस से रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर एक बार उसने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर लिया तो वो वापस आ नहीं पाता, मतलब वो पूरा का पूरा किधर चल जाता है, प्लास्टिक रीजन के अंदर, मतलब परमानेंट सेट, उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट वो शेप में वो चला जाता है। मतलब क्या है, लूजेस इट्स टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द यील्ड पॉइंट। A body is subjected to three mutually perpendicular stresses of equal intensity. The ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain is called. अब देखिए, सपोज हमारे पास एक बॉडी है क्यूबिकल शेप में इस तरह से, हमें क्या कहा गया है, सब्जेक्टेड टू थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। अब सपोज इस साइड से एक स्ट्रेस है जिसका एक्स डायरेक्शन में, और कितना है स्ट्रेस, सिग्मा। सेम वाई डायरेक्शन में तो कितना है स्ट्रेस, वाई डायरेक्शन में वो भी है इक्वल इंटेंसिटी, मतलब वो भी है सिग्मा। और थर्ड डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड, वो भी कितना है हमारा सिग्मा, मतलब इंटेंसिटी कैसी है, सबकी इक्वल है। और द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये क्या है हमारा क्यूबिकल शेप, मतलब हमारा वॉल्यूम है। और हमें पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ पर जो दिया गया है, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये किसका रेशो होता है, तो ये होता है हमारा बल्क मॉडुलस के। क्योंकि हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो बचता क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। A live load is one which varies continuously, जो भी वेरीज होता है कंटिन्यूस उसे हम क्या कहते हैं, लाइव लोड। जो वेरी नहीं होता, रिमेन्स कांस्टेंट, उसे हम कह देंगे डेड लोड, लाइव लोड, सिंपल। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मेटल इज डिफाइंड एज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या है, अभी हमने देखा शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। Hooke's law holds good only within limit of proportionality. Within proportional limit, stress is directly proportional to the strain. Within proportional limit और within elastic limit, वो डिपेंड करता है, मतलब इसमें कुछ करेक्शंस किए गए। जो फर्स्ट लॉ था, मतलब पहले का जो लॉ था और अभी का जो लॉ है, उसमें कुछ करेक्शंस किए गए। तो अभी हमारा आंसर क्या है इसमें, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये हमारा हुक्स लॉ। और इस पर से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। और इस पर से क्या आ जाता है, स्ट्रेन डिवाइड में चले गया, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या बन गया हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फ्रॉम द हुक्स लॉ। इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमन इज डिफाइंड एज, तो वो
किस पर से डिफाइन की गई है, तो इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन डिफाइंड बाय द हुक्स लॉ। अभी हमने देखा हुक्स लॉ पर से क्या डिफाइन किया गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइजन्स रेशो इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, पॉइजन्स रेशो मतलब क्या होता है, तो अभी पॉइजन्स रेशो मतलब एक नाम में दिख रहा है कि हमें एक टाइप का रेशो है, लेकिन किसका रेशो, तो इसमें कभी भी याद रखना, तो इसमें दो टाइप के स्ट्रेन आएंगे, दो टाइप के स्ट्रेन आएंगे, एक होता है लीनियर स्ट्रेन और दूसरा होता है लैटरल स्ट्रेन। पहले बता दो, पॉइजन्स रेशो हम म्यू से डिनोट करते हैं, इस तरह का सिंबल होता है। पॉइजन्स रेशो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन मतलब अलोंग द लेंथ, एंड लैटरल मतलब क्या होता है, ऑल अदर डायमेंशन, जैसे कि विड्थ होती है, थिकनेस होती है, डायमीटर होता है, इन सबको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। और लीनियर मतलब क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो भी होता है वो होता है लीनियर। और ये किस तरह से होता है, ये माइनस में होता है, इसलिए हम इसे मॉड में लिखते हैं। तो लैटरल स्ट्रेन अपन लीनियर स्ट्रेन, इस रेशो को हम क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशो। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये तो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन का ये नहीं हो सकता, स्ट्रेस अपन स्ट्रेस का ये भी नहीं हो सकता, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन का ये भी नहीं हो सकता, मतलब आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबोव। When it is indicated that member is elastic, it means that when force is applied, it will stretch. अगर मेंबर इलास्टिक होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा मतलब ही क्या है, डिफॉर्म होगा। The ratio of lateral strain to the linear strain within elastic limit is known as lateral strain upon linear strain। अभी हमने देखा lateral strain upon linear strain क्या होता है हमारा, Poisson's ratio। lateral strain upon linear strain, Poisson's ratio is equal to the lateral strain divided by linear strain, lateral strain divided by linear strain। और ये कैसे होता है, माइनस में होता है, इसीलिए हम इसे मॉड में रखते हैं। मॉड में मतलब क्या होता है, मॉड में माइनस वैल्यू भी हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लस। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो आर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो आर क्या होती है, देखिए लिमिटिंग वैल्यू, पहली बात तो वो तो 1 से कम होता है, लेस देन 1। लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो हम कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं, सब पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन माइनस का है तो ये कट हो जाएगा, और ये भी क्या है माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। और 1 to 0.05 ये नहीं हो सकता, मतलब क्या हो जाएगा 0 to 0.5, 0 to 0.5 ये हमारा फाइनल आंसर। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, उसकी वैल्यू होती है 210 किलो न्यूटन पर mm²। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन SI यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, तो देखिए स्ट्रेस मतलब क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड काय में होता है, न्यूटन में, एरिया काय में होता है, mm² में। तो लोड डिवाइड बाय एरिया न्यूटन पर mm²। तो इसमें कहाँ दिख रहा है न्यूटन पर mm², इसमें है क्या, नहीं। अभी देखिए न्यूटन पर mm² को हम क्या कहते हैं, या फिर न्यूटन पर mm² या फिर न्यूटन पर मीटर² भी हम इसे कह सकते हैं। और न्यूटन पर मीटर² को हम क्या कहते हैं, पास्कल। इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल। PS से हम इसे डिनोट कर देते। तो इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर है पास्कल। कभी कभी मेगा पास्कल भी दे सकते हैं। मेगा पास्कल मतलब हमारा न्यूटन पर mm², और पास्कल मतलब क्या, न्यूटन पर मीटर²। ये भी याद रखिएगा। The tensile strength of ductile material is greater than the compressive strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है उसकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब SUT फॉर टेंशन is greater than SUT फॉर compression। The compression test is carried on dash material। तो ये भी वो पता होना चाहिए, हमारे पास एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, UTM मशीन। इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग
मशीन, इस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब लोड अप्लाई करते हैं। हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो आई है वो इस मशीन की परफॉर्मेंस पर से ही आई है। तो जब हम डक्टाइल मटेरियल की टेस्ट करते हैं, मटेरियल कौन था, डक्टाइल, तो उसे हम कहते हैं टेंशन टेस्ट। डक्टाइल मटेरियल के लिए हम उसे कहते हैं टेंशन टेस्ट। और ब्रिटल मटेरियल की जब करते हैं, ब्रिटल मटेरियल की जब टेस्ट करते तो उसे कहते हैं हम कॉम्प्रेशन टेस्ट। ब्रिटल मटेरियल के लिए हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन टेस्ट। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पॉइजन्स रेशो लाइज इन द रेंज फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल। तो इसकी रेंज क्या होती है मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए, तो हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से 0.5 तक। लेकिन यहाँ पर हम जब मेटल्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए उसकी रेंज होती है 0.25 टू 0.35। हमने मैक्सिमम टाइम इसमें देखा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करते हैं तो तब हमें पॉइजन्स रेशो जो दिया होता है, पॉइजन्स रेशो जो जब दिया होता है तो वो 0.25 से लेके 0.35 के बीच में ही दिया जाता है। ज़्यादातर 0.3, 0.28, 0.29 इस तरह से दिया होता है। इसके आगे हमें वो देते नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 0.25 से 0.35। आइसोट्रोपिक मटेरियल बिहेवियर कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग डैश डैश प्रॉपर्टीज। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए हम कितने प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, 1 ऑप्शन नंबर, सॉरी कितने प्रॉपर्टी लगते हैं हमें, 4 प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक मटेरियल बिहेवियर कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग डैश डैश प्रॉपर्टीज। कितने प्रॉपर्टी नोन होनी चाहिए हमें, 4 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हुक्स लॉ पर से हमें ये पता है कि क्या होता है उसका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉजेस यूनिट स्ट्रेन। तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई से हम डिनोट करते हैं सिग्मा बाय ई, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। बाकी के क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।